अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब बट और आज पुकार है दुनिया के आलूदा तरीन शहर की। जो जज़ब होती है स्मॉग माँ के खून के अंदर, उसकी वजह से बच्चे के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। जो पोल्यूशन है इससे बालो इफेक्ट पड़ता है। स्टील मिल्स जो सी हैं उन पे छापे भी पड़े हैं, वो ठीक पड़ रहे हैं। अच्छा फाइन कितना होता है शेर भाई? 50,000 से 2 लाख तक हो रहा है। पाकिस्तान में जो शहरी हैं वो 2 साल अपनी जिंदगी के खो रहे हैं हवाई आलूदगी के। अगर चलान से बचना है तो किसी ना किसी से मोहब्बत जारी रखें और चीजें ठीक हो जाती हैं। 6 लोगों के जरिए मैं पूरा लाहौर कैसे कंट्रोल करूं? EPA 6 लोगों के साथ चल रहा है। हमारी जिंदगी का सबसे अहम मसला इस वक्त पाकिस्तानियों का ये है कि हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, पंजाब की हुकूमत बचेगी या नहीं बचेगी, असेंबलियां तहलील होंगी या नहीं होंगी। ये इस तमाम शशोपंज के अंदर हम तमाम लोग, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े, सब के सब एक ही चीज में मुब्तला है कि हुकूमत का क्या बनेगा। लेकिन हम एक चीज की तरफ से नजरें हटाए बैठे हैं, एक बहुत बड़े खतरे से नजरें हटाए बैठे हैं जो हमारे सरों पर मंडला रहा है। दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर लाहौर शहर है, पाकिस्तान का शहर लाहौर शहर है, जिसकी आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है। उस शहर के अंदर उन 1.5 करोड़ लोगों की जिंदगियों को खतरा है, उन लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं, उन लोगों के लिए बहुत सी परेशानियां जन्म ले रही हैं। लेकिन क्योंकि हुकूमत खेल रहे हैं हम, और हम ये खेल रहे हैं कि कौन इन लोगों पे हुक्मरानी करेगा, कौन इन लोगों का हाकिम बनेगा। हम ये नहीं सोच रहे कि जिन पे हुक्मरानी करेंगे वो सेहतमंद भी होंगे या नहीं, या उन लोगों की जिंदगी जो सी है वो महफूज भी होगी या नहीं। बस हुक्मरानी करनी है, लूलों लंगड़ों पे, बीमारों पे, मरीजों पे, किसी पे भी करवा लो, बस हुक्मरानी करवाओ, क्योंकि मुझे हुक्मरानी करनी है और मुझे इस मुल्क को अजीम बनाना है। कितना अजीम बनाना है, कैसे अजीम बनाना है, ये आप कुछ तो देख ही चुके हैं, कुछ आगे आने वाले दिनों में देख भी लेंगे। तो ये अजमत जो हमारी बढ़ाने के चक्कर में हमारे साथ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन एक खतरा स्मोग का जो हमारे सड़कों पर मंडला रहा है, जो हर वक्त वहाँ मौजूद है, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, वो खतरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। इसकी जो पहले शिकार हो रहे हैं वो बच्चे हैं। बच्चे डॉक्टर्स पे जा रहे हैं, बच्चों के गले खराब हैं, बच्चों को इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बच्चों का सांस लेने का निज़ाम जो निज़ाम तनफ़ुस है वो बर्बाद होता जा रहा है, बच्चों की इम्यूनिटी खराब होती जा रही है। लेकिन हम सबको तो हुकूमत करनी है, हम सबको तो हुकूमत के बारे में जानना है, हम सबको ये जानना है पंजाब असेंबली तहलील तो नहीं कर देंगे चौधरी परवेज़ इलाही, पता नहीं किसके साथ जाएंगे, चौधरी परवेज़ इलाही के इमरान खान का साथ देंगे। ये सारे सवाल जो उनसे हैं ये बाद में आएंगे, पहले जिंदा रहेंगे तो इन सवालों के बारे में सोचेंगे। तो आज का जो शो है वो खतरे की घंटी है और मैं बजाने जा रहा हूँ। कैसे बजाने जा रहा हूँ, ये स्मोग हमारे साथ कर क्या रही है, और ये स्मोग जो लाहौर के शहरी अपने सरों पर देख रहे हैं, अपनी सड़कों पे, अपने बाजारों में, अपनी गलियों में देख रहे हैं, वो उनके साथ क्या कर रही है। और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इस चीज के ऊपर है कि लाहौर शहर दुनिया का, पूरी दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। तो जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं या पाकिस्तान से बाहर बसने वाले लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि स्मोग हमारी सेहत के साथ क्या कर रही है, आए आपको सुनाता हूँ। एक बेहतरीन पल्मोनोलॉजिस्ट हैं जो मेयो हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, डॉक्टर साकिब सईद। उनसे पूछते हैं कि ये स्मोग हमारे साथ करती क्या है। जो जज़ब होती है स्मॉग माँ के खून के अंदर, उसकी वजह से बच्चे के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। जनरल प्रोफेसर डॉक्टर साकिब सईद के साथ हम मौजूद हैं जो माहिर तनफ़ुस हैं और पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, स्मोक बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई और हम जिसके शहर में रहते हैं बदकिस्मती से वो दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। तो आप पल्मोनोलॉजी के हेड हैं और पल्मोनोलॉजी को समझते भी हैं, आपके पास पेशेंट्स की तादाद में इजाफा होता है जब स्मोक आती है? अब तो हम इससे मुसलसल जूझ रहे हैं। ये ज़ुहैब साहब, यू नो कि पिछले कई सालों से लाहौर इज़ बीन इनगल्फ्ड बाय स्मोक, और इसके मुज़र असरात बहुत सारे जिस्म के अज़ा पे हैं, और अनफॉर्चुनेटली लंग्स आर वन ऑफ द ऑर्गन्स जिसमें इसके असरात बहुत ज़्यादा है जी। उसके अलावा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जो हमारा दिल के अमराज हैं, उनकी तादाद मरीजों में बहुत इजाफा हो जाता है इसके साथ। और उसके अलावा जो जिल्द की बीमारियां हैं, आंखों की इरिटेशन है, गले में खराश, नाक में खराश, और जो लोकल इरिटेटिव इफेक्ट, और उसके अलावा मूड स्विंग्स, मूड के ऊपर इसके इफेक्ट जो है वो बड़े मुज़र हैं। और बल्कि स्मोक जो है वो लिंक्ड है इन यूट्रो, माँ के पेट के अंदर, बच्चे के अंदर
डिफॉर्मिटीज करने का पोटेंशियल है इसमें। यानी इसे माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है वो माँ के जो जज़ब होती है स्मॉग माँ के खून के अंदर, उसकी वजह से बच्चे के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं, उनकी स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट कैन बी अफेक्टेड। उसके अलावा स्मॉग का कैंसर के साथ बहुत ज़्यादा लिंक आ गया है। लेकिन चूंकि मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ तो पल्मोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर स्मॉग के जो बहुत ज़्यादा बुरे असरात हैं वो एस्मा के ऊपर है। इस सीज़न में जो एस्मा के मरीज़ों की तादाद है वो नॉर्मल दिनों के मुकाबले में एक्यूट एस्मा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा उनका जो एस्मा का कंट्रोल है जो ओवर दी ईयर ठीक रहता है वो इस मौसम में आकर डिस्टर्ब हो जाता है। और उसके साथ जो COPD एक बीमारी है जो स्मोकिंग रिलेटेड लंग डिजीज़ है, उनका COPD वर्सन हो जाता है और वो दे आर बेसिकली फाइटिंग फॉर ब्रेथ। डॉक्टर साहब एक चीज़ पे बड़ा मैं हैरान हुआ हूँ कि आपने कहा कि माँ के पेट के अंदर बच्चे को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, डिफॉर्मिटी हो सकती है, बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है, तो ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है डॉक्टर साहब। तो इसकी प्रिकॉशंस क्या कर सकते हैं आप? देखिए इसमें बेहतरीन प्रिकॉशन तो ये है कि जिसका जो सोर्स और कॉज है स्मॉग का उसको हम अफेक्ट करें। पाकिस्तान के अंदर और पर्टिकुलरली अराउंड लाहौर जो हमारी कोल बर्निंग है या फसलों को जो आग लगाते हैं उसके ऊपर को कंट्रोल करना बड़ा डॉक्टर साहब जरूरी है। अभी ये जो एयर क्वालिटी खराब होती है इसकी ज्यादातर वजह गाड़ियां हैं, वो ट्रैफिक है और उनमें जलने वाला फ्यूल है जी। जो क्वालिटी खराब है, जो जलता है तो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हवा में डालता है। और जब ये मौसम जो भी है जिस तरह चलता है, सर्दी आती है तो वो जो हवा है वो उस पोल्यूशन को ऊपर नहीं जाने देती, गर्म हवा ऊपर लेके जाती है, ठंडी हवा उसको नीचे रखती है, वजनी होती है और वो उसको समुद्र की तरफ भी लेके जाना होता है लेकिन वो स्लो हो जाती है। Absolutely. और ये तमाम का तमाम जो प्रोसीजर है इंसान पे बड़ी बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है। मैं तो इस बात पे हैरान हो गया हूँ कि ये बच्चों पे जो स्पेशली माँ के पेट के अंदर है उनके लिए कितनी खतरनाक है। एडवाइस क्या करते हैं आप, क्या करना चाहिए? देखिए इस सूरत हाल के अंदर सिंपल सर्जिकल मास्क इज द बेस्ट मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इनहेलिंग स्मॉग इनटू योर बॉडी। ठीक है। उसके अलावा जो आपका स्किन कांटेक्ट है या जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स का कांटेक्ट है नाक का, गले का, आंखों का, वो दैट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय वेयरिंग अ मास्क और फुल स्लीव शर्ट पहन के। और ख़ास तौर पे जो पीक स्मॉग टाइम्स हैं जो कि रात और अर्ली मॉर्निंग जो टाइम है, इन औकात के अंदर एक तो आप कोशिश करें वो लोग जिनको कि सांस की खास तौर पे या दिल की बीमारियां हैं तो इस टाइम पे बाहर निकलने से इज्तनाब करें। और अगर निकलना हो तो गाड़ी का शीशा बंद करके। लेकिन वो लोग जो कि मोटरसाइकिल पे या पैदल चल रहे हैं वो ऑब्वियसली वल्नरेबल है और उनको हर सूरत मास्क, सर्जिकल मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और उससे उनकी बहुत ज़्यादा बचत हो सकती है स्मॉग को इनहेल करने में। और उसके बुरे ये जो एयर प्योरीफायर आजकल आए हुए हैं ये यूज कर सकते हैं लोग? ज़ुहैब साहब मैंने इस लेवल ऑफ पोल्यूशन के ऊपर एयर प्योरीफायर को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं देखा क्योंकि उसमें एज यू नो कि वो इंडिकेटर आता है कि रेड लेवल है, येलो लेवल है, ग्रीन लेवल है, सारे रेड लेवल पे चलते हैं। तो इसलिए हम अपने आप को मुतमईन करने के लिए तो वो ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑनेस्टली उसकी बिल्कुल नहीं है। और मेरा ख्याल है कि मास्क पहनने से जितनी प्रोटेक्शन मिलती है उससे बेहतर एयर प्योरीफायर नहीं। क्या इससे हम घर में महफूज रह सकते हैं इस पोल्यूशन से? देखिए जी इंडोर इस्तेमाल से बिल्कुल, या इस तरह आप घर के अंदर अगर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर पे AC चला लेते हैं तो उसका भी तकरीबन मोर और लेस उतना ही इफेक्ट आ जाता है। तो एज यू नो कि एयर प्योरीफायर 1.5-2 लाख के करीब कॉस्ट करता है तो उसकी वो कॉस्ट बेनिफिट रेशो बड़ी क्वेश्चनेबल है। जी ठीक है, जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम तो है, अब ये इशू तो है, इससे हम बच कैसे सकते हैं? जैसे घर में रह के जैसे कोई रेमेडीज होती हैं, छोटी छोटी रेमेडीज, आपने मास्क की बात की, कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जिससे हम इससे थोड़ा सा तो बच सकते हैं खुद को? उसके अलावा ज़ुहैब साहब हाथों का फ्रीक्वेंट धोना, जी ठीक है, आंखों का फ्रीक्वेंट धोना, कुली गरारे करना, नाक को साफ करना और इसकी बेहतरीन मिसाल जो है 5 टाइम नमाज पढ़ना है जो कि बहुत अच्छी प्रोटेक्शन हमें स्मॉग से देती है। और जो सॉल्युबल पार्टिकल्स ऑफ स्मॉग हैं जो कि नाक, गले और आंखों के अंदर बैठ के इरिटेशन करते हैं, दे कैन बी वॉश्ड आउट। बिल्कुल स्टीम कुछ ऐसी चीजें। देखिए वो लोग जिनको के स्मॉग की वजह से कोई इरिटेशन गले में हो या ड्राइनेस गले में हो वो दे बेनिफिट फ्रॉम स्टीम इनहेलेशन। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कोरोना फाइटर रहे हैं, आप कोरोना के खिलाफ लड़ते रहे हैं, लाहौर शहर को आपने बड़ा हद तक महफूज रखा कोरोना के खिलाफ। अभी स्मोक के हवाले से आप बात करते हैं हायर लेवल पे, मिनिस्टर्स लेवल पे या कम से कम अथॉरिटी लेवल पे? देखिए ये इसके ऊपर बड़ी डिस्कशंस होती हैं। एज यू नो कि लाहौर हाई कोर्ट हैज टेकन अप दिस मैटर, उसकी बड़ी हियरिंग्स हो रही हैं यहाँ पे। तो असल इशू ये है कि वी ऑल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। असल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। जो लॉ एग्जिस्टिंग लॉज हैं
उनको अगर हम इन्फोर्स कर लें तो उससे हम बड़ी हद तक स्मॉग पे काबू पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। काइंड, बहुत शुक्रिया। जो पोल्यूशन है इससे बालो इफेक्ट पड़ता है। स्टील मिल्स जो सी हैं उन पे छापे भी पड़े हैं। वो ठीक पड़ रहे हैं। अच्छा, फाइन कितना होता है शेर भाई? 50,000 से 2 लाख तक हो रहा है। पाकिस्तान में जो शहरी हैं वो 2 साल अपनी जिंदगी के खो रहे हैं हवाई आलूदगी के। अगर चलान से बचना है तो किसी ना किसी से मोहब्बत जारी रखें और चीजें ठीक हो जाती हैं। 6 लोगों के जरिए मैं पूरा लाहौर कैसे कंट्रोल करूं? EPA 6 लोगों के साथ चल रहा है। डॉक्टर साकिब सईद की बात आपने सुन ली। जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज थी, जो मेरे लिए भी अलार्मिंग थी, वो ये थी कि जो बच्चे माओ के पेट में हैं सबसे ज्यादा खतरा उनको है। डिफॉर्मिटी होने का खतरा है। बच्चों का जो दिमाग है वो फुली ग्रो नहीं कर सकेगा, उनके दिमागी परेशानियां आ सकती हैं, दिमागी मसाइल आ सकते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकती है इस स्मोक की वजह से। ये इतनी खतरनाक स्मोक है और इतनी खतरनाक इंसानी जान के लिए है। लेकिन हमारे अज़ाइम कुछ और हैं, हम कुछ और सोचना चाहते हैं, हम कुछ और देखना चाहते हैं। एक शख्स है जिसकी हुकूमत आधे पाकिस्तान से भी ज़्यादा पाकिस्तान पे वो हुकूमत करता है। उसको हुकूमत अपनी तोड़नी है क्योंकि उसने दोबारा हुकूमत करनी है। ये बात कुछ समझ में नहीं आई, ना मेरी समझ में आई, ना जो लोग उसकी बात समझते हैं शायद उनको समझ आ गई हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई कि अपनी हुकूमत तोड़ के फिर अपनी हुकूमत मुझे बनानी है। ये कैसी जिद है? ये ऐसी जिद है जिसकी वजह से हम सारे परेशान हैं और सारे जो उनसे हैं वो एक ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए दौड़ते जा रहे हैं। और जो खतरा है, जो हमारी जान का दुश्मन है, वो हमारे पीछे पीछे चलता आ रहा है। ये सिर्फ सांस के निज़ाम को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये सिर्फ आपके निज़ाम तनफ़ुस को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये नुकसान पहुंचाता है आपकी स्किन को भी। कैसे? लाहौर के बड़े एक मशहूर डॉक्टर हैं, स्किन के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हसीब सजाद। उनसे पूछते हैं कि स्किन को कैसे नुकसान पहुंचाती है ये स्मोक। जी माहिर जिल्द डॉक्टर हसीब सजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, स्मोक लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा फैल रही है और जो लाहौर शहर है वो दुनिया का ये आलूदा तरीन शहर तस्वुर हो रहा है। तो स्किन की बीमारियां भी क्या इससे जन्म लेती हैं पोल्यूशन के साथ? जी बिल्कुल ऐसे होता है कि ज़्यादा इफेक्ट होता है लंग्स पे और हार्ट पे जी, लेकिन स्किन पे भी इफेक्ट आता है। अब देखें ना, एक एक्जिमा होता है जिसको हम कहते हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस। अच्छा, तो एक रिसर्च थी, उसमें ये कहा गया कि जी एटॉपिक डर्मेटाइटिस जो है, जो एक्जिमा होता है, वो ज़्यादा पाया जाता है उन शहरों में जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होती है। और ये एक्जिमा आम तौर पे बच्चों को इफेक्ट करता है और उससे शदीद खारिश होती है, यानी इतनी ज़्यादा खारिश होती है कि बच्चा रात को सो नहीं सकता। इसके अलावा अगर आपको पोल्यूशन सिटी में है तो जल्द पे झुर्रियाँ ज़्यादा जल्दी पड़नी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज आपकी स्किन को वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती जिसकी ज़रूरत है आपको। उसके अलावा छाइयाँ जो होती हैं, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम पाकिस्तान में ख़वातीन में ख़ास तौर पे, तो वो उसके तो वैसे और भी वामिल होते हैं, लेकिन पोल्यूशन भी उसका एक यानी उसका एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो आपको लगता है कि स्मोक जो सा है वो शहर के रहने वाले शहरी जो जहाँ पर भी इस तरह की सिचुएशन हो वहाँ पर उन लोगों की स्किन के जो बीमारियां वो पैदा कर सकती जी, बीमारियां बिल्कुल पैदा कर सकती है और उसके अलावा जो बीमारियां ऑलरेडी हैं ज़्यादा कर सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बालों का गिरना भी पोल्यूशन की वजह हो सकती है? देखिए, बालों का गिरना आमतौर में मरूसी होता है, उसकी बहुत सी वजूहत होती है, लेकिन देखा जाए कि जिन शहरों में पोल्यूशन ज़्यादा होती है, एक स्टडी कंडक्ट की थी अमेरिका के किसी शहर में, वहाँ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने स्टडी कंडक्ट की, उन्होंने कहा जी कि इस शहर में देखा गया है कि बाल लोगों के ज़्यादा गिरते हैं। फिर उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि जी ये जो बाल गिरते हैं, बिकॉज बालों देखें मसाम होते हैं हर जगह, स्किन पे मसाम होते हैं, तो बालों को वो न्यूट्रिशन या उस तरह से नहीं मिलती, और जो पोल्यूशन है जैसे धुआं है एक्सेट्रा, उसमें बहुत सारी एक पॉइजनस चीज़ें होती हैं जिससे बालों में इफेक्ट पड़ता है। यानी कि मर्दों के लिए भी परेशानी है कि वो बाल गिरते जाते हैं उनके इस तरह की पोल्यूटेड सिटी के अंदर रहने से, और औरतों के जो स्किन है वो खराब होती है। जी बिल्कुल, औरतों में छाइयाँ बहुत ज़्यादा बननी शुरू हो जाती हैं। इससे बचाव का कोई तरीका हो सकता है? कोई रेमेडी, होम रेमेडी हो सकती है? बचाव का देखिए, होम रेमेडी कोई नहीं है। अब वो तो ये कि घर में रहे, होम रेमेडी तो यही है, क्योंकि बाहर तो इतनी पोल्यूशन है, हम नंबर 1 है दुनिया में इस वक्त। बिल्कुल ऐसी लाहौर नंबर 1 है। लाहौर नंबर 1 है ना, यानी देखे ना कितनी ये अनफॉर्चुनेट बात है कि पूरी दुनिया में नंबर 1 है, जिसमें अफ्रीका भी आता है, इंडिया भी आता है, लेकिन हमारा शहर नंबर 1 है। जी बिल्कुल। तो इसके सद्देबाब के लिए कुछ तो करना चाहिए हमें। कोई ऐसी होम रेमेडी है कि हम बाहर से रात को आके कोई मुंह हाथ अच्छी तरह धो लें, कोई नीम लगा लें, कोई जिस तरह औरतें वो क्या कहते हैं एलोवेरा लगाती हैं कुछ? जी वही है कि देखिए, मुंह हाथ धोना चाहिए दिन में, बल्कि 3-4 दफा मुंह धोना चाहिए मेरे ख्याल में, जितनी पोल्यूशन बढ़ गई है। उसके अलावा ये है कि उसके अलावा जो आपकी सांस के साथ जा रहा है अंदर, वो भी तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना आप, या तो बाहर निकलना छोड़ दें आप, या मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को मेजर्स लेने चाहिए ना कि भी पोल्यूशन जो है एक बड़ा संगीन मसला है, उस पर काबू पाने के लिए कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए, ये काम हो। सबसे बड़ी बात है जो है ना हमारी ट्रैफिक की पोल्यूशन, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है मेरे ख्याल में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।
स्किन हो, निज़ाम तनफ़ुस हो, आपके सांस लेने का निज़ाम हो, माओ के पेट में बच्चे हो, सब के सब इस खतरे के नीचे हैं, इस खतरे के अंडर हैं। इस खतरे से सबकी जान को खतरा है। ये स्मोक जो सी है ये बड़ी तकलीफ दे चीज़ बन जाएगी अगर हमने आज इस पे कंट्रोल नहीं किया। ये सिर्फ सेहत का नुकसान नहीं कर रही, ये हमारे बिजनेसेस का नुकसान भी कर रही है। वो नुकसान तो हम ही कर रहे हैं, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक स्मोक जो सी है उसका कॉज यानी कि जो जिस चीज़ से पैदा हो रही है उसमें 15 से 20% हिस्सा लाहौर के इर्द गिर्द जो लगी मिल्स हैं उनका भी है। वो ख़तरनाक किस्म का सब स्टैंडर्ड तेल जलाते हैं, वो ख़तरनाक किस्म की जो उसके अंदर भट्टी के अंदर फर्नेस के अंदर जो चीज़ें जलाते हैं उससे हवा में बहुत सारी आलूदगी जाती है। आए चल के जो स्मॉल स्टील मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं शेर गुजर साहब, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कब बाज आएंगे वो लोग। स्टील मिल्स जो सी हैं उन पे छापे भी पड़े हैं, वो ठीक पड़ रहे हैं। अच्छा फाइन कितना होता है शेर भाई? 50,000 से 2 लाख तक हो रहा है। पाकिस्तान में जो शहरी हैं वो 2 साल अपनी जिंदगी के खो रहे हैं हवाई आलूदगी के। अगर चलान से बचना है तो किसी ना किसी से मोहब्बत जारी रखें और चीज़ें ठीक हो जाती हैं। 6 लोगों के जरिए मैं पूरा लाहौर कैसे कंट्रोल करूं? EPA 6 लोगों के साथ चल रहा है। जनाब चौधरी शेर गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्मॉल स्टील मिल्स के जो एसोसिएशन है इनकी उसके चेयरमैन है। अस्सलाम वालेकुम शेर भाई। जी वालेकुम कैसे हैं आप? जी फाइन, थैंक यू। शेर भाई ये बताएं कि स्टील मिल्स जो सी हैं उन पे छापे भी पड़े हैं, क्या बहुत गंदा फ्यूल जलाते हैं, बहुत गंदी चीज़ें जलाते हैं, आप करते क्या हैं? देखिए जी, छापे जो पड़ रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि ठीक पड़ रहे हैं ना। अच्छा हाँ, हमारे कुछ दोस्त भाई ऐसे हैं जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ करते हैं ना। अच्छा, लेकिन हमारी जो एसोसिएशन है वो ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती ना। आप इनकरेज नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते, बल्कि हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं जनाब ठीक कि है। आप ये सब स्टैंडर्ड फ्यूल छोड़ के स्टैंडर्ड फ्यूल की तरफ आए, ठीक है। जिससे माहौल जो है ना अच्छा हो। आप तो ये चीज़ें समझते हैं, आपकी एसोसिएशन भी समझती है। आपके जो लोग नहीं समझते क्या आपको उज़र पेश करते हैं? क्या वजह है कि वो ये सब स्टैंडर्ड ऑयल की तरफ जाते हैं, फ्यूल सब स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, कई जगह पे टायर रबड़ बना के उसका यूज़ करते हैं कोयले की जगह, क्यों करते हैं? क्या वजह इसकी बनती है? तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं, ये जैसे ही सर्दियाँ आती हैं सुई गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा ठीक है। उसके मुतबादल जो फ्यूल स्टैंडर्ड रह जाता है या फर्नेस ऑयल है या कोयला है, ठीक है। और जो सब स्टैंडर्ड है वो उनसे तकरीबन 4 गुना सस्ता मिल जाता है। मतलब एक चीज़ कोयला अगर 100 की मिलती है और वो उसके अपोजिट 20 रुपीज़ का मिल जाता है। कुछ लोग जो ये इस्तेमाल करते हैं ये सिर्फ लालच की वजह से। अच्छा ऐसा भी हो रहा है। अच्छा भाई चले, आप तो कोशिश कर रहे हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना जलाया जाए, आपकी एसोसिएशन भी कोशिश कर रही है ना जलाया जाए। मैंने कई जगह पे देखा है आप लोग ये भी शिकायत करते पाए जाते हैं, बल्कि जाहिर कहते हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी आपका साथ नहीं देती। क्या करती है वो आपके साथ? शुरू में कुछ हरासमेंट थी। वो क्या थी? वो मतलब जो बिजनेसमैन लोग हैं वो घबरा जाते हैं जब कोई 4 पुलिस वाले आ जाएं, कोई 8-10 गाड़ियां भर के आ जाएं। वो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किसी दहशतगर्द को पकड़ने के लिए आ गए ना। अच्छा। मतलब फ्रेंडली एटमोसफेयर नहीं था। ठीक है। नहीं आप एक तो शिकायत ये आपकी पहले ये भी थी कि आपने कहा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, कोई एक सर्टन डिपार्टमेंट नहीं है जो इसको चीज़ को कवर करे। बहुत सारे यानी कि सिर्फ EPA नहीं है, हाँ। ज़िली हुकूमत भी है, इसके अंदर कमीशन वाले लोग भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। ऐसा है? बिल्कुल है। इसमें DCO साहब को इंगेज किया हुआ है हाई कोर्ट की डायरेक्शन जी ठीक है। उनकी टीम अलहदा चलती है, इनकी टीम अलहदा चलती है ना। अच्छा तो ये आपस में लाइजन है इनका कोई आपको नजर आता है? किसी वक्त नजर आता है लाइजन, अच्छा। और किसी वक्त बिल्कुल नजर नहीं आता। यानी कि एक जगह से एक होके गया उस पर दूसरा भी आ गया। हाँ, ये वाला पॉइंट मैंने सेक्रेटरी साहब के सामने उठाया है। अच्छा, उसमें उन्होंने बड़ी फेवर की है ना ठीक है। कि जनाब ये इसमें लाइसेंस रहेगा, और बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी एसोसिएशन का हम एक फोकल पर्सन साथ अपने अटैच करते हैं ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, किसी जगह पे किसी मिल वाले के साथ कोई ज्यादती ना हो। आप फुल कोऑपरेट करने को तैयार है? जनाब हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ, ये महकमा माहौलियात की टीम के साथ रोज़े अव्वल से इनके साथ करे हैं। इनको मैंने शुरू में कहा था जी हमारी एसोसिएशन आपके साथ एक पेज पे खड़ी है। अच्छा। और आज तक खड़ी है। अच्छा। इसमें हमारे कुछ दोस्त हमसे नाराज हुए हैं। अच्छा। लेकिन बात जो सच्चाई की और हक की है कि जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज करेगा उसके साथ ना हम होंगे ना डिपार्टमेंट होगा। आपको कभी ये शिकायत आई है कि किसी ने आगे पैसे की डिमांड की हो, कोई डिपार्टमेंट जो सा है वो उसके जो लोग हैं वो ये इलीगल मीन्स इस्तेमाल करें, कोई ब्राइबरी, कोई रिश्वत की बात की गई हो, कोई ऐसी शिकायत नजर आई है आपको? हरासमेंट जो इस तरह फाइनेंशियल हरासमेंट की गई हो? माजी में ऐसी मिसालें मौजूद थी। माजी में थी? माजी में माजी है, माजी बईद है या माजी मतलब माजी करीब है? में कोई तकरीबन 2-4 साल पुरानी बातें थी इस तरह ना। तब्दीली के दौर की बात है? हाँ, उसी दौर की बातें कर रहा हूँ
کہ ماضی میں ایسی بہت مسالے موجود ہیں نا, ٹھیک ہے, کہ پیسے مانگ لیتے تھے. پیسے تھے, چلتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز لوگ اس کو برائی بری بھی نہیں سمجھی جاتی. آپ برا نہیں سمجھتے نا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی مل بند ہونے سے غریب آدمی کتنا افیکٹ ہوتا ہے اور کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اسمال مل سے؟ سر جی, غریب آدمی کے اندر اتنا ایگریشن ہے, جب یہ ای پی اے والے کسی مل پہ جاتے ہیں تو یقین کریں وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی ہمارے خلاف نہ کوئی ایسے لوگ آ گئے جو ہمارا روزگار ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. اور ان کے اندر اتنا ایگریشن پایا جاتا ہے کہ اگر ان کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یقین کریں یہ لڑائی مار کٹائی کی طرف کام جا سکتا ہے. فائن کتنا ہوتا ہے شیر بھائی؟ فائن 50,000 سے 2 لاکھ تک ہو رہا ہے. اور کتنے کی اسمال انڈسٹری ہے یہ؟ ایک مل کتنی کی ہوتی ہے, کتنا پیسہ لگتا ہے, کتنے پہ شروع ہوتی ہے؟ یار یہ جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے نا, یہ لاکھوں کے اندر لوگ کھڑی کر دیتے ہیں نا. اچھا, یہ زیادہ لیکن مجھے 50,000 اور 2 لاکھ کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں لگتی اس مل اونر کے لیے کہ وہ یہ جرمانہ دے کے اپنی مل دوبارہ کھلوا لے. یہ سزا جو ہے نا, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تھوڑا سا نا, اگر ایک مل اور ہونی چاہیے, ایک مل ایک دفعہ سیل ہو گئی ہے, اس کو آپ نے نوٹس کر دیا ہے, ڈی سیل کر دیا فائن کر کے, سیکنڈ ٹائم ہو گئی ہے, اگر تھرڈ ٹائم میں یہی کام ہونا تو اس کا طریقہ کار چینج کرنا چاہیے. کریں گے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. پاکستان میں جو شہری ہیں وہ 2 سال اپنی زندگی کے کھو رہے ہیں ہوائی آلودگی کے. اگر چلان سے بچنا ہے تو کسی نہ کسی سے محبت جاری رکھیں اور چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. 6 لوگوں کے ذریعے میں پورا لاہور کیسے کنٹرول کروں؟ ای پی اے 6 لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے. ماحول کے لیے بہت سارے وارئر سامنے آئے, ماحول دوست لوگ جو ان سے ہیں وہ سامنے آئے. وہ چاہتے ہیں کہ ماحول بچے, وہ چاہتے ہیں کہ ماحول کے اندر تبدیلی آئے, بہتر تبدیلی آئے. اسی طرح ایک ماحول دوست ایڈوکیٹ بھی ہیں جو ماحول کی بہتری کے لیے لڑ رہے ہیں اور بڑے عرصے سے لڑ رہے ہیں. رافع عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بھائی جان. السلام علیکم بھائی جان. بھائی جان, اسموک بہت زیادہ ہو گیا ہے اور آپ مصر بھی ہو کے آئے ہیں, وہاں پر بھی آپ دیکھے ہیں, موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی آپ بات سن کے آئے ہیں. یہاں آ کے لاہور میں آپ رہتے ہیں, لاہور کی اسموک جو سی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, آپ اس پہ پریشان ہیں؟ میں بہت پریشان ہوں جی, اور میں کافی سالوں سے پریشان رہا ہوں. شروع میں کرتا ہوں یہ لاہور اسموک سے. مجھے 2 چیزیں کہنی چاہیے, ایک لاہور کے بارے میں اور ایک اسموک کے بارے میں. جو ہوائی آلودگی ہم اس وقت لاہور کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ لاہور کا مسئلہ نہیں ہے. ہم اسے لاہور کا مسئلہ اس لیے سمجھتے ہیں چونکہ چند لوگوں نے مانیٹرز لگائے ہوئے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہوائی آلودگی کی شدت کتنی بری ہے. اٹھ کے اگر گجرانوالہ میں لگا لیں یا فیصل آباد میں لگا لیں تو وہاں بھی پھر لوگ حیران ہو جائیں گے. پشاور میں چند مہینے پہلے مانیٹرز لگے اور وہ بھی اب نمبر 2 نمبر 3 بین الاقوامی سطح پہ ہے ہوائی آلودگی کے, لاہور کا مقابلہ کر رہا ہے. یہ لاہور کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے شہروں کا مسئلہ بھی نہیں ہے. یہ ایکچولی کابل سے کلکتہ تک سردیوں کے موسم میں ایکچولی پورے سال ایک مسئلہ ہے ہوائی آلودگی کا, پورے بر صغیر کا ایک خطے کا مسئلہ ہے. تو اس کو لاہور کا مسئلہ پلیز مت سمجھیے گا. پورے پاکستان کے جو شہری ہیں وہ اس وقت ہوائی آلودگی کا شکار ہیں. اور ایوریج پہ یہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی یونیورسٹی آف شکاگو میں چند سال پہلے 2018 میں کہ پاکستان میں جو شہری ہیں وہ 2 سال اپنی زندگی کے کھو رہے ہیں ہوائی آلودگی کے, پاکستانی شہری. اور یہ مختلف شہروں میں چینج ہوتا ہے, یہ تو ایوریج ہے. لاہور میں تقریباً 6 سال لائف ایکسپیکٹنسی میں کمی ہوتی ہے. اب مجھے آپ ایک نان کمیونیکیبل ڈیزیز کا ذکر کریں, بتائیں مجھے جو کہ 6 یا 8 سال آپ کی زندگی کا نکالتے ہوں. ایسا ہے ہی نہیں. اور یہ حال ہے ہوائی آلودگی کا. بہت بڑا. رافع بھائی, میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بہت ساری کوششیں کر رہی ہے, لوگ جن سے ہیں وہ ایکٹیو ہیں, ڈپارٹمنٹس بھی کچھ اپنی طرف سے ایکٹیو ہیں, لیکن وہ سارے کے سارا زور جن سے ہے ان کا وہ اسمال انڈسٹری کی طرف ہے جو لاہور کے سبرب میں لگی ہوئی ہے ان کی طرف ہے. باقی ایک بہت بڑا ایشو ہے ٹریفک کا, اور اس میں ٹریفک کے بعد جو فیول اس میں یوز ہوتا ہے, جو آپ سے ہم پچھلی دفعہ بات بھی کر رہے تھے, تو اس کے بارے میں بتائیں. میرے جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں اور کون کون سے عوامل جو ان سے شامل ہیں. بھجن, اگر آپ اخبار پڑھیں یا ٹی وی پہ رپورٹس دیکھیں تو ہر سال صرف سردیوں کے موسم میں آپ دیکھیں گے کہ ڈی سی صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسموگ ٹیمز بنا کر یہ لاہور کے اندر جو اسٹیل انڈسٹری ہے ان کو سیل کرتی ہوگی. یا پنجاب میں بالکل ایسے ہے وہ بھٹوں کو زگ زیگ بریک کلز میں کنورٹ کر رہی ہوگی. یا ہماری پولیس جو ہے وہ بے تحاشا جو فارمرز ہیں ان کے خلاف ایف آئی آریں کاٹ رہی ہیں چونکہ انہوں نے فصلوں کو جلایا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہر سال ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں. اور اس سے ہمیں اتنا تو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ ان ایفرٹ سے کوئی فرق نہیں پڑا اور نہ پڑے گا اور نہ پڑتا ہے. جبکہ آپ پچھلے 20 سال کی سٹڈیز دیکھ لیں پاکستان میں جو ہوئی ہیں ہوائی آلودگی کے حوالے سے, وہ آپ کو ایک ہی چیز بتاتی ہے کہ مسئلہ
पेट्रोल का है, गाड़ियों का है, सनती आलूदगी का है और बिजली की पैदावार का है, और इस पे कोई कार्रवाई, कोई काम नहीं हो रहा। आप बिल्कुल दुरुस्त हैं कि जो पायरोलिसिस गरीब लोग या जो फार्मर्स हैं उनको उल्टा टांग के उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, मगर जो बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं डीजल की, कोई एक्शन नहीं। कोयले पे आप एक एनर्जी का पावर प्लांट लगा लें, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये कार्रवाई के लिए चीजें कर रहे हैं और जो चीजें हमें करनी चाहिए उस पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। बिल्कुल ठीक है। अभी भाईजान, अभी एक वो टीम आई थी पाकिस्तान लाहौर शहर के अंदर ही, तो इन्होंने जगह जगह जनरेटर्स रखे थे, वो लिट अप जो किया था रास्तों को, जो रास्ते रोशन किए थे, जनरेटर रखे हुए थे और उसमें डीजल चला रहे थे। हमने वो विजुअल्स भी दिखाए, रिपोर्ट भी किया कि यहाँ पर डीजल रखे हुए हैं, डीजल ये जनरेटर पड़े हुए हैं और ये जल रहे हैं और ये तबाही मचा रहे हैं। ये मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में हूँ। लिबर्टी मार्केट में यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो मैचेस हो रहे हैं, जो इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज़ चल रही है, उसको यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटेट की जाएगी यहाँ पर, और उसके लिए लाइट्स का भी बंदोबस्त किया गया और जगह जगह जनरेटर लगाए गए हैं। सर्दी आने वाली है, सर्दी के साथ साथ एक और बीमारी आती है, वो है स्मोक के नाम से। स्मोक के नाम पे बहुत सारा तंग किया जा रहा है। एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो बहुत सारी हरकतें कर रही है, लोगों को भी तंग कर रही है, पुट्ठे सीधे पैसे भी कमा रही है, लेकिन इन चीज़ को कोई नहीं रोक रहा। जो सरकारी सतह पे तबाहकारी मचाई जा रही है लाहौर शहर के अंदर, इस वक्त ये एक जनरेटर नहीं है, इस तरह के सैकड़ों जनरेटर लगे हुए हैं जहाँ जहाँ लाइट्स लगी हुई हैं और वो चलते हैं, वो डीजल जनरेटर हैं और वो जितनी पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं वो आपके सामने है, इसको देखें। जब भाईजान ये फ्यूल का जो हम बात कर रहे थे कि फ्यूल सब स्टैंडर्ड यूज करते हैं, जो गाड़ियों में यूज करते हैं, पेट्रोल पंप्स में यूज करते हैं, इसकी क्या स्टोरी है? आपने वो चीजें तो बेशक दिखाई होंगी, लेकिन कल आपने शायद देखा, वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने चिल्ड्रंस स्पोर्ट्स फेस्टिवल पे रात को आतिशबाजियां चलाई थी इस हवाई आलूदगी। बिल्कुल चलाई थी। देखिए बिल्कुल चलाई थी। फैसले जब हमारे स्टेक होल्डर्स, जब हमारे लीडर्स, जब हमारे सियासतदान, जब हमारे ब्यूरोक्रेट्स इस मसले को तस्लीम, इसको मानने को तैयार नहीं कि ये मसला है, इसका हल हमारे मुस्तकबिल में नहीं होगा। अब आप जो पेट्रोल के बारे में बात कर रहे थे, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल चंद महीने, चंद साल तक जो इंपोर्ट हो रहा था, वो दुनिया का गंदा तरीन, यूरो 2 से भी थोड़ा सा कम मिल रहा था। डीजल भी गंदा तरीन। और जो कुवैती हमें बेच रहे थे, उन्होंने फिर 2 साल 3 साल पहले हमें कहा कि ये इतना गंदा तेल हम रिफाइन नहीं कर सकते, वो मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी कानून आ गए हैं मौसमी तब्दीली के, तो आप मेहरबानी से यूरो 4 कर दें। और हुकूमत पाकिस्तान ने यूरो 4 की नोटिफिकेशन कर दी कि जब बाहर से पेट्रोल डीजल आ रहा है वो यूरो 4 होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो ये पेट्रोल दस्तयाब हो रहा है, ये किसी पॉलिसी के तहत नहीं हो रहा, और ये आपको किसी भी पाकिस्तान के शहर के अंदर, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद के अंदर शायद चंद एक आध पेट्रोल स्टेशन मिलेंगे जहां ये यूरो 4 का पेट्रोल मिल रहा है। देखें, इतना गंदा पेट्रोल दुनिया में नहीं मिलता और हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी अपनी जो रिफाइनरीज हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बेहतर करना होगा, मगर हमारी जो 4-5 रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका मेयार बेहतर करना पड़ेगा। राफे भाई, आखिरी बात मैं से पूछना चाहता हूँ, आप इस पे बहुत एक्टिव हैं, आप इसको अदालत में भी लेके जाते हैं, इस पे आवाज भी उठाते हैं और बड़े अरसे से कोशिश भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस जानिब भी तवज्जो दिलानी चाहिए कि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं लोगों की, उसको भी चेक किया जाना चाहिए, उसको भी फिटनेस का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और इसको बाउंड करना चाहिए, इसको कानून में लाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। दुनिया के अंदर यहाँ यूरो 4 नहीं, यूरो 6 पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब कर दें, मगर वही 40 साल 20 साल पुराने बेडफोर्ड के ट्रक्स इस्तेमाल कर रहे हो या डीजल गाड़ियां या पुराने छकड़े, तो वही मसला होगा। हमें एक व्हीकल टेस्टिंग सर्विस की जरूरत है, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट, ये सूबाई सतह पे चीजें होती हैं, तो पंजाब के अंदर और सिंध में व्हीकल टेस्टिंग सर्विसेज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बना रहे हैं। इस वक्त पंजाब के अंदर मैं 20-30 सर्विस ये इस तरह के सेंटर्स हैं पूरे पंजाब के लिए। जी बिल्कुल बना रहे हैं। ये ठीक है। अच्छा, आप ये नॉट इनफ, इसको 300-400 सेंटर्स होने चाहिए ताकि हर गाड़ी, इस वक्त ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देखती है, प्राइवेट गाड़ी को रेगुलेट करती ही नहीं है। देखिए, उनको एम्पावर करना पड़ेगा, कानून चेंज करना पड़ेगा, वरना ये मसला नहीं हल होगा। इन्वेस्टमेंट्स हम दे रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर, हम सीमेंट सेक्टर को सब्सिडी दे रहे हैं, हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को सब्सिडी दे रहे हैं। पैसे भाईजान इन सस्टेनेबल, पायदार, माहौल दोस्त प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाने चाहिए, जो कि ना सिर्फ मौसमी तब्दीली के लिए अच्छे होंगे, हमारी बाहर की फिजा के लिए बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपने लड़ते लड़ते थकना नहीं है इस लड़ाई में। मैं आपके साथ हूँ और लाहौर के शहरी भी आपके साथ है, वो कोशिश कर रहे हैं हम आपकी लड़ाई में आपके बाजू बने, आपकी ताकत बने। बहुत बहुत शुक्रिया राफे भाई। अगर चलान से बचना है तो किसी ना किसी से मोहब्बत जारी रखें और चीजें ठीक हो जाती हैं। 6 लोगों के जरिए मैं पूरा लाहौर कैसे कंट्रोल करूं? EPA 6 लोगों के साथ चल रहा है।
स्मोग हमारी सेहत की दुश्मन, स्मोग हमारे कारोबार की दुश्मन, स्मोग हमारी बदतरीन दुश्मन है। लेकिन इस बदतरीन दुश्मन को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई इदारा तो बनाया होगा। हुकूमत ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग भर्ती किए होंगे जिन्हें तनख्वाह दे रही होगी सिर्फ इसलिए कि हमारे माहौल को साफ रखने की कोशिश करें, हमारे माहौल को जो लोग खराब कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। इदारा तो होगा, इदारा है, इदारे के मुलाजमीन भी हैं, गाड़ियां भी हैं, खर्चा भी है और इदारे का अच्छा खासा बजट भी है। इदारा करता क्या है उसके जानने के लिए हम आपको लेके चलते हैं डीजी साहब के पास। डीजी हैं ख्वाजा सिकंदर साहब। ख्वाजा सिकंदर साहब 2 महीने पहले यहाँ पर आए हैं, पहले डीजी जा चुके हैं। ये इदारा भी, ये जो महकमा माहौलियात का इदारा, इसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कहते हैं, ये इदारा भी बड़ी ज़बूहाली का शिकार है। इस इदारे को ठीक करने के बारे में सोचना होगा। आपकी डीजी साहब से बात करवाता हूँ, उनसे पूछते हैं कि डीजी साहब, जब माहौल की प्रोटेक्शन की एजेंसी मौजूद है तो माहौल ख़राब क्यों हो गया? ख्वाजा मोहम्मद सिकंदर ज़िशान हमारे साथ मौजूद हैं, डीजी हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फ्यूल कंजम्पशन जो सी होती है वो कॉज करती है गाड़ियों में, मोस्टली ये पोल्यूशन कॉज करती है। हमने सुना है कि ये यूरो मॉडल है, कोई यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, दुनिया 5, 6 तक जा चुकी हुई। ये यूरो हम अभी 2 ऑयल जला रहे हैं क्योंकि EPA के हैं डीजी। आपने इस बारे में किसी से बात की अथॉरिटी से कि जो पेट्रोल जो हम बेच रहे हैं, जो फ्यूल हम बेच रहे हैं, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो जलाया जा सके, और वो जलाता है तो वो तो फिर हवा को ख़राब करेगा ही करेगा। इसमें 2 चीज़ें, एक तो ये कि चूंकि एक तो फेडरल मैटर है, वो हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट। आपने की है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, आपकी तरफ से गई है, रिक्वेस्ट गई है? बिल्कुल। ये मैटर क्या गवर्नमेंट के या इदारे के नॉलेज में है? बिल्कुल है, और उसमें जो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम एडवोकेट भी कर रहे हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हम शिफ्ट कर सकें टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी और हम इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ला सकें, और किसी तरह से ये हमारी शिफ्ट हो कि हम कंबस्टन से निकल के इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट कर सकें। तो ये फ्यूल ही कम से कम कोई अच्छे ग्रेड का चला लें। बिल्कुल। दूसरी चीज़, अब हरासमेंट पे आते हैं। EPA अगर सही तरह काम कर रहा होता तो हम यहाँ तक ना पहुँचते। बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी क्या कहते हैं ना, चोर रास्ते हैं इसके अंदर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर करके थोड़ा सा काम करके, थोड़ा सा प्यार करके अपनी बात मनवाई जा सकती है। लेकिन इसके अंदर ये भी देखा है, जो स्मॉल इंडस्ट्री के लोग हैं, जितने भी वो उसके रिंग रोड के करीब हैं, वो सारे यही शिकायत करते पाए जाते हैं कि हरास किया जाता है। हम इनकी मर्जी के मुताबिक कर भी रहे, जिस तरह आपने पहले कहा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हो सकता, तो ये भी लोग ये कहते हैं कि जितने स्टैंडर्ड्स ये मांगते हैं उतने पॉसिबल नहीं है हमारे लिए यहाँ पर इस जगह के लिहाज से, लेकिन फिर भी ये हमें चलान कर देते हैं। और अगर चलान से बचना है तो किसी ना किसी से मोहब्बत जारी रखें और चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हरासमेंट के ऊपर जो इदारे की तरफ से होती है, डेफिनेटली अगर आपके पास ऐसी शिकायत आती हैं तो कम से कम ये ज़रूर है कि लोग बाहर फील्ड में निकल रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, देखें, इस तरह डेफिनेटली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे तो नहीं हो सकता, लेकिन हम अभी भी उनको ये कहते हैं, लेट से अगर आपके पास कोई भी डिवाइस इंस्टॉल नहीं है, आप स्क्रबर इंस्टॉल कर लें। जी। आप अगर कार्बन यूज़ करें, आप कार्बन बंद करके कोयला इस्तेमाल कर लें, तो मतलब हम किसी सूरत भी इस जगह पे नहीं जा रहे जहाँ पे उनके लिए ये नामुमकिन हो जाए करना। दूसरी चीज़, जिस तरह आपने बिल्कुल जिस तरह आपने कहा जी कि EPA जो है वो अगर काम कर रहा होता, सर अभी इस तरह के मेरे पास पूरे लाहौर में 6 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब मैं 6 लोगों के जरिए मैं पूरा लाहौर कैसे कंट्रोल करूं? EPA 6 लोगों के साथ चल रहा, जो ऑपरेशनल लोग हमारे फील्ड में 6, और 6 से हम दुनिया का आलूदा तरीन शहर कंट्रोल करना चाहते हैं। बिल्कुल। वाह, तो ये कैसे मुमकिन है? अब हमने जो अरेंजमेंट्स किए, हमने ये कमाल हो गया सर, हमने बाकी ज़िलों से लोगों को बुलाया, हमने स्पेशल स्क्वाड्स बनाए, हमने DO लाहौर की टीम्स को किया। हमें सर जो सपोर्ट हासिल है इंस्टीट्यूशनल, एक जुडिशल कमीशन के ऑर्डर्स, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स, और उसके बाद SMBR साहब के ऑर्डर्स। वरना अगर हम अपनी लॉज के तहत चलें तो हम पहले एक खुद ह्यूमन रिसोर्स में शॉर्ट हैं, आपके पास रिसोर्सेज अभी उस तरह जितने नहीं है जितने होने चाहिए आइडियली इसको कंट्रोल करने के लिए, तो फिर ये कैसे कंट्रोल होगा, ये कैसे चीज़ें चलेंगी आगे? और फिर जो हरासमेंट का केस चल रहा है, वो 3-4 लोग ही हैं, वो जिस जगह पे जाते हैं वहाँ पे फिर वो छा जाते हैं। वो जो स्मॉल इंडस्ट्री वाले, हमने उनसे भी बात की, वो बड़े परेशान रहते हैं। वो कहते हैं यार हमें ये समझ नहीं आता, हमने DC को खुश करना है, हमने EPA को खुश करना है, हमने कमीशन को खुश करना है, हमने किसको खुश करना है, हमें ये समझ नहीं आ रही किसके स्टैंडर्ड मीट कर रहे हैं आप, क्योंकि आप EPA है ना, आप एक अथॉरिटी हैं, आप एक रेलेवेंट अथॉरिटी हैं।
DC اور یہ کمیشن ہے یہ آپ کے انڈر کام کیوں نہیں کرتا, آپ کے ساتھ کیوں نہیں چلتا؟ ہر ادارہ جو ہے اس کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ جورسڈکشن ہے. ہم چل رہے ہیں اپنے قوانین کے تحت. ان کو بھی تو سر آن بورڈ کریں نا, مطلب وہ کیسے چل رہے ہیں, DC کیسے چل رہا ہے؟ میری گزارش سنیں. DC آپریٹ کر رہا ہے آفٹر دا آرڈرز آف SMBR صاحب, جو مطلب ایک ایمرجنسی نافذ ہوگی, اس کے تحت اسکواڈز بنائیں گے اور اس کے تحت کاروائی. وہ الگ چل رہا ہے, وہ الگ چل رہے ہیں, آپ الگ چل رہے ہیں, ہمارے لوگ ان کے ساتھ شامل. اور سارا کا سارا فوکس صرف اس انڈسٹری کے اوپر ہے جو چیزیں ہیں جو رنگ روڈ کے ارد گرد ان کے اوپر ہے, اور ارد ادھر جو گاڑیاں چلتی ہیں جو پولوشن کریٹ کرتی ہیں جو 46% ہے, اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. اس کے اوپر بھی اسکواڈز ہیں, اس کے اوپر ٹریفک پولیس بھی کام کر رہی ہے. افیکٹو نہیں نا, وہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ افیکٹو نہیں. دیکھیں افیکٹو بنانے کے لیے دیکھیں فائر فائٹنگ آپ جتنی بھی کریں وہ تو سیزنل ہو سکتی ہے. لیکن سکندر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں تھوڑا سا آپ کیونکہ ابھی آئے ہیں, میں اس لیے آپ پہ زیادہ پریشر نہیں ڈال رہا اس بات کا, لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کو اس کو زور ڈالنا چاہیے, لوگوں کو کنونس کرنا چاہیے کہ جو 46% ہے, جب تک وہ پرابلم سالو نہیں ہوگا ہم 20%, 21%, 11% ان کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور انہیں کو تنگ کرتے رہیں گے. تنگ بھی ایسے کرتے رہیں گے, ایزی ٹارگٹ ہے, اٹھاؤ لے آؤ, ان کی میل بند کرو, اس کے بعد ان سے پیسے لے لو. ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو انشور کر سکتا ہوں, آئی انشور کہ میری رسائی ہو ان تمام لوگوں تک جو کہ اس سسٹم میں سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میرے پاس کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے جی کہ کوئی انلیگل گریٹیفیکیشن چل رہی ہے جس سے ہماری کاز افیکٹ ہوتی ہو, تو ہم اس کو فوری طور پہ قابو کرتے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے. ہم ابھی جو ایک نئی چیز کر رہے ہیں, ہم کنسلٹیٹیو ورک شاپس کر رہے ہیں, ہم اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ کر رہے ہیں, اور ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اور اداروں کو انگیج کر رہے ہیں کہ ان کو ریئلائز کروا سکیں کہ صرف محکمہ ماحولیات کا کام نہیں ہے ماحول کو ٹھیک کرنا, ہر ادارے کی ذمہ داری ہے. اگر آپ گھر پہ کوڑا سیگریگیٹ نہیں کرتے, وہ جا کے ڈمپنگ سائٹ میں پڑا رہتا ہے. آپ کے نالج میں ہوگا کہ ہماری جو ڈمپنگ سائٹس ہیں they are among the top 5 polluting industries in the world. اس کے ارد گرد یہ بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں, اس کو تو EPA نہیں ٹھیک کرے وہ گا. تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کے وقت ہے, میری نیک تمنائیں اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماحول کو بہتر بنانے میں آپ کی مدد کرے اور ہم اچھے ماحول میں سانس لیں. بہت شکریہ. DG صاحب کو آپ نے سن لیا, DG صاحب کی باتیں سن کے اور یہ آج سارا شو کر کے مجھے ایک انگریزی کے بہت بڑے رائٹر ہیں T.S. ایلیٹ صاحب, ان کی ایک لائن یاد آ رہی ہے. He said, I will show you fear in the hand full of dust. تو یہ ایسا ہی ہے کہ یہ چیزیں جو سی ہیں خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہیں, اور ان کو سنبھالنے والے جو سے ہیں وہ اپنے مشغلوں میں کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں اقتدار کی جنگ کے. تو یہ اقتدار کی جنگ جو سی ہے ایک دن اس علاقے اس خطے کے لوگوں کی جان کی دشمن نہ ہو جائے, اس سے پہلے ہمیں ہوش کرنی ہوگی, ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے, اور ہمیں اپنے حکمرانوں کو, ہمیں اپنے اقتدار کے بھوکے رہنماؤں کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہماری زندگی زیادہ اہم ہے ان کے اقتدار سے. خدارا میری آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے, اور میری دیکھنے والوں سے جو صاحب اقتدار ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ آنکھیں کھولیں. زندہ رہیں گے ہم تو ہم پہ حکومت کر سکو گے, مردوں پہ حکومت نہیں ہوتی. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.